सबसे ज़रूरी बात, अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन नहीं देंगे, बीज चाहे जितना भी मर्ज़ी अच्छा हो, अगर उसको सही मिट्टी, सही खाद, सही समय पर पानी नहीं मिलेगा, तो वो बीज जो है वो नहीं उग सकता, वो एक अच्छी फसल में नहीं तब्दील हो सकता। उसी प्रकार से अगर हमें अपनी गाय को, अपनी बछड़ियों को, बच्चों को तैयार करना है, अच्छे सीमन होना ज़रूरी है और उनको तैयार करने के लिए फिर उनसे सही न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। धार पशु आहार का विज़न है डेयरी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना और हर एक किसान को, देश के हर एक किसान को ये प्राउड गर्व महसूस कराना कि मैं एक डेयरी फार्मर हूँ। वो मजबूरी में डेयरी फार्मिंग ना करे, वो अपने शौक में इसको एक एज अ बिजनेस वो लेके चले। इसको सिर्फ एक बैकयार्ड फार्मिंग की तरह ना देखे या फिर इसको एक मजबूरी का सिर्फ साधन ना देखे। संतुलित आहार खिलाना है, मीनिंग कि उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, उसमें एनर्जी भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और ये सारी चीज़ें गाय की उम्र के हिसाब से, उसकी दूध देने की क्षमता के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। नमस्कार सर। ले किसान फिर व्यापार, ये आपकी टैग लाइन है, इसके पीछे क्या राज है? ये सिर्फ हमारी टैगलाइन नहीं है, ये हमारी सोच है, ये हमारा मानना है, जिस सोच पर हम पिछले 45 सालों से काम कर रहे हैं। हमारे लिए हमेशा से ही पहले किसान और हमारा समाज रहा है, क्योंकि जब तक किसान का भला नहीं होगा तब तक डेयरी इंडस्ट्री नहीं उभर सकती। तो इसीलिए ये सोच हम रखते आए हैं, यही हमें आगे अपने बड़ों से भी मिली है कि पहले किसान और फिर व्यापार। सर, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने राजस्थान में धार पशु आहार को लॉन्च किया है और भीलवाड़ा में आपने लॉन्च किया। भीलवाड़ा के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, हम इस देश और इस धरती से जुड़े हैं। हम कोई विदेशी कंपनी नहीं है जो फार्मर से पैसा बटोरना है और भाग जाएंगे। तो जैसा कि अभी हम टैगलाइन के बारे में बात कर रहे थे, पहले किसान फिर व्यापार। किसी भी डेयरी फार्म की 3 पिलर होते हैं, फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट। और ये तीनों में से अगर कोई भी कमज़ोर होगा तो आप उस पर एक इमारत खड़ी नहीं कर सकते। तो धार पशु आहार यहाँ सिर्फ कट्टे बेचने के लिए नहीं आया है, हम यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने का सपना यहाँ लेकर आए हैं। तो यहाँ की फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट, तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, उसके लिए फार्मर को समझाना और जो कुछ हमारे पास है जिस भी फॉर्म में, चाहे वो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट टीम के साथ है या फिर वो हमारे दूसरे फीड न्यूट्रिशन के माध्यम से है या जो हमारे पास एडवांस मशीन्स हैं जिसमें हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन है, सोमेटिक सेल काउंट चेक करने की मशीन है और पीएच चेक करते हैं हम, और इस प्रकार की तमाम फैसिलिटीज़ हम यहाँ के फार्मर्स को देने चाहते हैं। यहाँ की मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे आप काम करेंगे करोगे, है ना? सर, जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान में बहुत सारे आपने फार्म विजिट किए पिछले दिनों में, यहाँ पर कौन सी ब्रीड पे आदमी को काम करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कौन सी ब्रीड हम चूज़ करें, इसके पीछे 2 चीज़ें हमें पहले विचार करनी होंगी। एक तो हमारे डेयरी फार्म का उद्देश्य क्या है। 2 उद्देश्य हो सकते हैं, या तो कोई ब्रीडिंग के लिए डेयरी खोलेगा, या तो कोई सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए डेयरी खोलेगा, या फिर कोई मिल्क को फर्दर प्रोसेस करने के लिए आगे जो है उसकी मिठाई बनाना या इस प्रकार के मिल्क के प्रोडक्ट्स दूसरे बनाकर वैल्यू ऐड करके बेचने के लिए डेयरी खोलेगा। तो आपका उद्देश्य क्या है, उस पर नस्ल जो है वो निर्भर करती है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिर्फ दूध का काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार की जलवायु के हिसाब से जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आप क्रॉस ब्रीड रखें वो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे जलवायु जो है वो बहुत गर्म है और इस गर्मी को अगर हम एचएफ की बात करें या फिर कोई जर्सी की बात करें या ऐसी विदेशी नस्लों की बात करें तो उसमें मैनेजमेंट पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको स्प्रिंकलर लगाना पड़ेगा, फॉगर लगाना पड़ेगा, पानी का बहुत सारी रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे पानी राजस्थान में वैसे ही कमी है और अगर हम ऐसी नस्ल ले आएंगे जिसमें पानी की खपत इतनी ज़्यादा है तो वो यहाँ के लिए मतलब अच्छी नहीं है, इस जलवायु के लिए वो ठीक नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर आपके पास पानी भरपूर मात्रा में है, आप एक अच्छे शेड का प्रबंधन कर सकते हैं, तो एचएफ और जर्सी भी कोई बुरी नस्लें नहीं हैं। वो अच्छा दूध प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन थोड़ी
महंगी पड़ती हैं जहाँ तक हमें अरेंजमेंट की बात है। और नए किसानों के लिए तो कहीं न कहीं वो उसका थोड़े दिनों के लिए परहेज़ करना चाहिए। जब उनके पास अच्छा अनुभव हो जाए तब जाके वो प्योर ब्रीड पे एचएफ और जर्सी पे जा सकता है। यहाँ के किसान जितने भी देख रहे हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे कि सर ने बोला कि आप क्रॉस ब्रीड पे काम करो तो ज़्यादा फायदे में हो, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी गर्म ज़्यादा है। यहाँ के जितने भी फार्मर हम देखते हैं तो गिर क्रॉस हो गई, एचएफ क्रॉस हो गई या जर्सी में क्रॉस हो गई, उस गाय पे काम करते हो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल। और पीछे भी देख रहे होंगे जितने भी दर्शक हैं कि भाई पीछे सारी एचएफ क्रॉस, गिर क्रॉस और F1 वगैरह यहाँ पे खड़ी है। सर जैसे अगर हम बात करें धार पशु आहार का क्या विज़न है? धार पशु आहार का विजन है डेयरी इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करना और हर एक किसान को, देश के हर एक किसान को ये प्राउड गर्व महसूस कराना कि मैं एक डेयरी फार्मर हूँ। वो मजबूरी में डेयरी फार्मिंग ना करे, वो अपने शौक में इसको एक एज अ बिजनेस वो लेके चले। इसको सिर्फ एक बैकयार्ड फार्मिंग की तरह ना देखे या फिर इसको एक मजबूरी का सिर्फ साधन ना देखे। हर एक किसान जो आज पशुओं से जुड़ा है उसको अपने आप पे फक्र महसूस हो और वो डेयरी को एज अ बिजनेस यूनिट लेके चले, ये हमारा विजन है। सर बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है और वो सरकारी की नौकरी की भी तैयारी करते हैं, पर बाई चांस उनको नहीं लग पाती, पर उनके पास नॉलेज अच्छा है, वो चाहते हैं कि हम डेयरी करें। उसके लिए धार पशु आहार युवाओं के लिए क्या कर रहा है, जो नया डेयरी फार्म शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए? देखिए, हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, एक अच्छी खासी टेक्निकल टीम है। मैं स्वयं एक डेयरी फार्मर हूँ। पिछले 12 साल से मैं एक डेयरी चला रहा हूँ जिसमें मेरे पास लगभग 300 एनिमल हैं, जिसमें भैंस हैं, गाय हैं, अपने ब्रीडिंग बुल्स हैं, अनेक प्रकार के पशु हमारे पास हैं। तो जो हमारा तजुर्बा रहा है, अनुभव रहा है, वो हम कहीं ना कहीं इसमें पिरो सकते हैं। हम उनको गाइड कर सकते हैं एरिया के हिसाब से कौन सी ब्रीड अच्छी रहेगी। फिर आता है फीड, हम न्यूट्रिशन के मामले में हम एक्सपर्ट्स हैं। तो एक 30 ग्राम के चूजे को एक 3-4 किलो का मुर्गा बना देना, उसको तैयार करना, तो ये तो फिर भी एक 400-500 किलो की गाय है। तो उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ कोर है। हमारे पास अच्छा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिससे हम बेहतरीन तरीके की जो है फीड बना के मार्केट में दे सकते हैं। ये हमारी एक्सपर्टीज़। और उसके अलावा हम वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं, अलग अलग नुक्कड़ मीटिंग करते हैं जाकर, जैसे अभी हम वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं ताकि लोगों तक पहुँच पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम एक युवा को, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये हमारी सोच है, ये सिर्फ एक फीड नहीं है, ये एक सोच है, एक बीज है जो हम बोना चाहते हैं। और इसमें जितने ज़्यादा युवा हमारे साथ जुड़ेंगे हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि सिर्फ रोज़गार सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए या चुनिंदा सिर्फ प्राइवेट कंपनियों पे छोड़ दिया जाए तो हमारे किसान, पहले जो हमारे दादा और हमारे पिताजी ताऊजी होते थे, वो एक कहावत उनकी होती थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी। तो सबसे उत्तम जो है वो पशुपालन और खेती को रखा गया था। तो उसके पीछे कोई कारण था। आज हम उससे पीछे हटते जा रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं जो है सामाजिक ढांचे में आ रही हैं। तो अगर युवा फिर से उस सोच से जुड़ेंगे और स्वयं को एक बिजनेस लाइन की तरफ लेके जाएंगे थ्रू डेयरी फार्मिंग, तो वो बहुत एक अच्छी बात होगी हमारे लिए। सर जैसे कि राजस्थान के मतलब जितने भी यूथ हैं, बहुत सारे यूथ करते तो हैं शुरुआत, पर वही पुराने तरीके आजमाते हैं, जिससे कि दूध का, जैसे फीड का रेट बढ़ रहा है पर दूध की मिल्क प्राइस नहीं मिल पा रही है। उस समय मैनेजमेंट में क्या सुधार करें जिससे कि यूथ है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल और उस फार्म को लंबे समय तक अच्छे से चला पाए और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर पाए? देखिए, सबसे पहले तो डेयरी फार्मिंग के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए पेशेंस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपको अपने आप को थोड़ा नियंत्रित करके रखना होगा, थोड़ा संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप काम करें कि मैं अपने दूध की कॉस्ट कैसे कम कर सकता हूँ, जिसके लिए सबसे पहली बात है अच्छे नस्ल के दुधारू पशु हम लेकर आएँ। अपने फार्म पर हम अपनी हीफर्स तैयार करें, अपनी बछड़ियाँ, जो बछड़ियों को फार्म की नींव माना जाता है। तो ऐसे पशु बार बार हमें बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे, वहाँ आपका खर्चा बचेगा, आपकी हीफर जो हैं वो साथ के साथ तैयार होंगी और अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन आप पशु को दीजिए।
सबसे ज़रूरी बात, अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रिशन नहीं देंगे, बीज चाहे जितना भी मर्जी अच्छा हो, अगर उसको सही मिट्टी, सही खाद, सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो वो बीज जो है वो नहीं उग सकता, वो एक अच्छी फसल में नहीं तब्दील हो सकता। उसी प्रकार से अगर हमें अपनी गाय को, अपनी बछड़ियों को, बच्चों को तैयार करना है, अच्छे सीमन होना ज़रूरी है और उनको तैयार करने के लिए फिर उनसे सही न्यूट्रिशन होना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि सभी पशुओं को हम एक सा दाना राशन दे सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी की उम्र के हिसाब से अलग रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें दाना चारा देना चाहिए पशु को। सर ये तो बात होगी अपनी ब्रीड के बारे में भी, जैसे आपने बताया क्रॉस ब्रीड। बहुत सारे युवाओं का ऐसा भी विचार है कि हम जो देसी गोवंश है उस पे काम करें, तो उसमें क्या क्या सुधार करना, मैनेजमेंट में, ब्रीड में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ब्रीड का कैसे चुनाव करना चाहिए उन गायों के लिए मैनेजमेंट, क्योंकि वो दूध कम, प्रोडक्शन कम है तो कहीं ना कहीं वो अच्छी रेट पे भी बेचना होगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ों का? देखिए, बहुत अच्छी बात है अगर युवा अपनी देसी नस्ल की तरफ जा रहे हैं। एक तो देसी नस्ल बीमारियों से बहुत लड़ सकती है, दूध भले ही उसका कम हो लेकिन उसके दूध की गुणवत्ता जो है वो बेहतर होती है और उसमें खर्चा कम आएगा, आपका दवाइयों का, इन चीज़ों का खर्चा बचेगा और वो खुले में रह के और सिंपल थोड़ा बहुत घास खा के भी दूध का प्रोडक्शन जो है वो कर सकती है। तो उसमें भी न्यूट्रिशन का आप अच्छा ख्याल रखें और ऐसा नहीं है कि देसी नस्लें जो हैं वो कम दूध ही देती हैं। मेरे फार्म पे देसी गायें हैं, आप आकर देखिए, कोई भी गाय जो है वो 16-17 लीटर से कम दूध की नहीं है। बिल्कुल प्योर हरियाणा नस्ल की गाय मेरे पास हैं, गिर नस्ल की गायें हैं, साहिवाल नस्ल की गायें हैं। तो आप अच्छी क्वालिटी की देसी गाय में लेके आइए, उन पे अच्छे सीमन लगाइए, बहुत सारे सीमन हैं अलग अलग, तो वो अच्छे सीमन रखवाइए, तो आप देसी गाय में भी बहुत अच्छी नस्ल आप तैयार कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में यूथ है, वो वैल्यू एड कैसे कर सकता है? डेयरी फार्मिंग में वैल्यू एडिशन पे आपको काम करना ही पड़ेगा, वही भविष्य है। अगर कोई ये सोचता है मैं सिर्फ दूध बेचकर या सिर्फ जो है एक कच्चा मटेरियल बेचकर मैं काम चला सकता हूँ, उससे आगे के आने वाले समय में नहीं आपको बचत मिल पाएगी, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है, ज़मीनें कम होती जा रही हैं, हरा चारा अगर स्पेशली हम राजस्थान की बात करें वो उपलब्ध नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं यहाँ पर। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन सब चैलेंजेस के चलते अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको वैल्यू एडिशन करना ही होगा। आप जो आपके पास है सीमित साधन, आप घी बना सकते हैं, आप जो है घी के साथ साथ अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं मौसम के अनुसार, सर्दियों में खोया है, मावा है, वो बना सकते हैं। तो ऐसे वैल्यू ऐड धीरे धीरे करना और बेचना हमें आना चाहिए। एज अ डेयरी फार्मर हमें अपने प्रोडक्ट की वैल्यू खुद निर्धारित करनी चाहिए और ऐसा नहीं है लोग वैल्यू नहीं देते, आप मांगिए तो, मार्केटिंग सही तरीके से करिए। बिल्कुल, आप मांगिए तो तब मिलेगा, है ना। वो कहते हैं कि बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा ना रोए। तो हमें मांगना पड़ेगा, अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करके किसी को देना पड़ेगा, तब अगले को समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ की वैल्यू इतनी है। जैसे धार पशु आ रहे हैं, डेयरी फार्मर्स जिन्होंने नया डेयरी फार्म चालू किया, उनको क्या क्या सर्विस अवेलेबल करवाता है? हमारे पास अच्छी टेक्निकल टीम है, तो हम अपनी टेक्निकल टीम की सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा अच्छा न्यूट्रिशन हम उनको दे सकते हैं। और फिर हमारे पास अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, लैब टेस्टिंग की सुविधा है, किसी को अपने साइलेज का सैंपल टेस्ट कराना है, पानी का सैंपल, फीड का सैंपल टेस्ट कराना है, इस प्रकार की तमाम सुविधाएं हम फार्मर्स को दे सकते हैं। और खुद एक डेयरी फार्मर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि एक फार्मर होना, एक किसान होना, एक डेयरी फार्मर होना कितना मुश्किल है। एक जो पुराने डेयरी फार्मर हैं उनका सबसे बड़ा दुख ये है कि हमारी गाय रिपीट होती है और मैस्टाइटिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो फीड में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, आपको संतुलित आहार खिलाना है, मीनिंग कि उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, उसमें एनर्जी भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें गाय की उम्र के हिसाब से, उसकी दूध देने की क्षमता के हिसाब से निर्धारित होनी चाहिए। जब तक हम बैलेंस्ड फीड नहीं देंगे तब तक ये रिपीटर वाली समस्या है, BCS कम होने वाली समस्या है, ये सारी समस्याएं जो हैं ये नहीं दूर हो सकती। पशु की इम्यूनिटी अच्छी होगी, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, बीमारी से लड़ने की ताकत, वो तभी आएगी जब उसको अच्छा बैलेंस तरीके का फीड खिलाया जाएगा। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिनोले की खल, बिनोला, इन चीज़ों को भी डालते हैं, कच्चा अनाज।
पहली बात तो जो कच्चा अनाज होगा उसकी हजम होने की क्षमता है वो कम है। अगर हम संतुलित आहार पैलेटेड फीड की जो बात करते हैं तो उसकी पाचन क्षमता है वो ज़्यादा है, यानी कम खा के ज़्यादा अवशोषित होगा। जबकि कच्चे अनाज का या ट्रेडिशनल फीड का इससे बिल्कुल उल्टा है, ज़्यादा खा के हाजमा कम होगा, यानी आपको जो चीज़ें उसमें से मिलनी चाहिए वो कम मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जानी चाहिए। सर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बेल्ट में या फिर नीमच मंदसौर ये जो राजस्थान का टच बेल्ट है वहाँ पे कच्चा फीड बना के देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि जिन्होंने 2 साल लगातार खिलाया तो उनकी गाय अब रिपीट मारने लग गई। जो दूध पहले तो फर्स्ट में तो अच्छा दूध दे दिया पर अब वो दूध धीरे धीरे तोड़ने लगी। उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब धार पशु आहार क्या उनसे अलग कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि कच्चे फीड की अवशोषित शरीर में उसकी पचने की समस्या जो है वो आती है, उसमें कम पचा पाता है पशु उसको। जबकि पका हुआ अनाज जो है, यानी कि जो भाप प्रणाली द्वारा हम पका के जो फीड देते हैं स्टीम से, तो उसमें जो हाजमा होता है फीड का वो बेहतर होता है। इसको हम अपने से खुद से समझ सकते हैं। एक अगर मैं आपको कच्चा आटा दे दूं और कहूं आप इसको खाइए, या सिर्फ कच्चा गेहूं दे दूं और आप कहूं आप इसको खाइए, तो हम उसको नहीं पचा पाएंगे। तो वही समस्या यहाँ भी है। हमें पशु को हमेशा पका के ही दाना जो है वो देना चाहिए, और कच्चा अगर हम खिलाएंगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा, आपका पशु रिपीट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें संतुलन नहीं है। क्या सर नया डेयरी फार्म प्रॉफिटेबल बन सकता है क्या? क्योंकि लोग बाग ये सोचते हैं कि गाय भैंस के डेयरी फार्म में सिर्फ गोबर बचता है, पैसा नहीं बचता है। देखिए, बिल्कुल बन सकता है, 100% बन सकता है, और ऐसा नहीं है। अनेक उदाहरण हैं हमारे सामने। आज पंजाब में देखें हम, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल डेयरी फार्म हैं जो 2, 2.5, 3 हज़ार लीटर, 5 हज़ार लीटर दूध आज पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फीड, ब्रीड, मैनेजमेंट, इन तीनों पिलर्स पे बहुत बारीकी से काम करें। आप ये देखें मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से कम कर सकता हूँ। अच्छा रिकॉर्ड रखें अपने फार्म का, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड लिखित में हमारे पास होना चाहिए। चाहे वो गाय को कोई दवाई देनी है उसका रिकॉर्ड है, उसके फीड कितना दाना चारा डालना है उसका रिकॉर्ड है, गाय डेली कितना दूध दे रही है उसका रिकॉर्ड है, कौन सा हम सीमेंट डलवा रहे हैं, किस तारीख में डलवा रहे हैं उसका रिकॉर्ड है। हर एक चीज़ का लिखित में हमारे पास अगर रिकॉर्ड होगा तो हमें पता रहेगा कि कहाँ हमारा नुकसान हो रहा है, कहाँ हमारा नफ़ा हो रहा है, और उस चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ पे काम करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छी फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट के साथ साथ रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है एक फार्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो वही कहवारो मतलब यो है कि आप अगर मैनेजमेंट जो भी आज भी जो दवा दारू की दी वनो पूरो सारो मैनेजमेंट रखो तो आओ वाला समय में आपने सफलता मिल सके। पर साथ ही साथ आपने फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट अना तीन ही चीज़ा माते काम करवारी सख्तू ज़रूरत है। और ये जो शुरुआत करो थे तो वने सागे फीड भी अच्छो देनो, ब्रीड भी अच्छी लानी और मैनेजमेंट सबों ज़्यादा ज़रूरत है। मैनेजमेंट लोग बाग गाय तो लेर आ जावे पर मारो मैनेजमेंट सही तरीके नहीं कर पावे तो वे साल 1.5 साल में लॉस में जावे। तो आपने दूध भी बेचनो, दूध के साथ में बच्चियाँ भी तैयार करनी और कहीं न कहीं मैनेजमेंट में भी सुधार आपने ज़रूरत है।